Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the first chapter of Vesta's book, the third level. और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि चार्ली सबवे पकड़ने के लिए कॉरिडोर से होता हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। और थर्ड लेवल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल का स्टेशन है। यहाँ पे जो टिकट काउंटर है वो सेकंड लेवल से बहुत कम है और जो भी टिकट काउंटर का स्टाइल है वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में है और लकड़ी का बना हुआ है। और इसमें जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है टिकट काउंटर में, शायद वो टिकट क्लर्क है, उसने ग्रीन कलर का आई शेड पहन रखा हुआ है। और वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो गैस लाइट्स हैं, जिसकी रोशनी जो है कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। और इस रोशनी से बचने के लिए जो भी क्लर्क हैं, टिकट क्लर्क, टिकट काउंटर्स पे उन्होंने ग्रीन कलर के आई शेड्स लगा रखे हैं। अभी हम देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. ब्रास स्पिटन्स का मतलब काइंड ऑफ वेसल विच इज़ मेड ऑफ ब्रास, जिसको कि पीक दान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गुटखे खा के इधर उधर थूकते रहते हैं, बट यहाँ पे यूएस में 19th सेंचुरी में यूएस में जो लोग थे उनको टोबैको च्यू करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। सभी लोग टोबैको च्यू करते रहते थे और इधर उधर न थूकें, इस वजह से जगह जगह पे ब्रास के स्पिटन्स रखे गए थे। बट इंडिया में आपने देखा होगा लोग कहीं भी थूक देते हैं, पान खाते हैं या गुटखे खाते हैं, और दे यूजली स्पिट हियर एंड देयर ऑन द रोड। तो ऐसी चीज़ें यूएस में नहीं थी, बहुत पहले से ही नहीं थी। लोग डिसिप्लिन थे या इस तरीके का सिस्टम बनाया गया था कि लोगों को उन स्पिटन्स का यूज़ करना होता था। तो वहाँ पे ब्रास के स्पिटन्स जो है फ्लोर पे दिखाई दिए चार्ली को जब वो थर्ड लेवल पे पहुँचा। और अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट हिज आइज। अ ग्लिंट ऑफ लाइट मतलब कि एक तेज़ रोशनी कहीं से आ रही थी और अचानक से उसका अटेंशन उस रोशनी की तरफ चला गया। उसने देखा अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब यूजली जो वॉच होती है हम रिस्ट पे लगाते हैं, रिस्ट वॉचेस को अपने कलाई पे लगाते हैं, बट यहाँ पे लिखा गया है कि वो आदमी अपने गोल्ड वॉच को अपने वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा था। तो उस टाइम फैशन में ऐसा रहा होगा कि वॉचेस को हम रिस्ट पे ना लगा के अपने जेब में रखते होंगे। तो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। उसने अपने वॉच के कवर को खोला, टाइम देखा और उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। हो सकता है कि उसे कहीं जाना हो, किसी पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम पे जाना हो और वो लेट हो रहा हो, इस वजह से उसकी त्योरियाँ चढ़ गई हों। तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उसकी त्योरियाँ क्यों चढ़ गई, बट जो चार्ली है वो ऐसा ऑब्जर्व करता है। ही वोर अ डर्वी हैट, अ ब्लैक 4-button सूट विथ टाइनी लैपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच। हैंडलबार मुस्टैच का मतलब जिस तरीके से दरवाजे पे हैंडल लगा होता है तो बीच में पकड़ने का हिस्सा होता है और दो जो अदर एंड्स होते हैं वो वुडन पार्ट पे फिक्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पहले 19th सेंचुरी में यूएस में लोग मूछें रखते थे। तो उस आदमी ने डर्बी हैट लगा रखा था और उसकी मूछें बिल्कुल हैंडल बार जैसी थी। इसको देख के काफ़ी फ़नी सा फील कर रहा था चार्ली। और जो उसने सूट पहन रखा था वो 4-button सूट था, जिसके लैपल्स बहुत छोटे थे। लैपल्स मतलब आप कोट पहनते होंगे तो कोट की जो कॉलर होती है तो वो कॉलर बहुत छोटी थी। और यूजुअली जिस जो कोट या जिस तरीके की ड्रेसिंग्स चार्ली या
चार्ली के फ्रेंड्स या उसके एक्विंटेंस पहनते हैं, उसमें जो लैपल्स थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देख के चार्ली को बहुत अजीब सा लगता है। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तो उसके बाद जब चार्ली चारों तरफ देखता है तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबकी जो ड्रेसिंग होती है कुछ ऐसी होती है जो कि 1980s में जो है लोग प्रीफर करते हैं ड्रेसेस वगैरह को पहनना। कुछ इस तरीके की ड्रेसिंग्स सबने की होती हैं। I never saw so many derbs. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो ये सब देख के चार्ली जो है बहुत ज़्यादा अमेज्ड रह जाता है, उसको सहसा विश्वास नहीं होता। खास करके तब जब वो फैंसी मुस्टैचेस को देखता है, जो साइड बर्न्स मतलब कि गालों पे एक बड़ा सा गुच्छा मूछों से होते हुए जो है लोग उगा लेते हैं, उसको साइड बर्न्स बोलते हैं। तो उन साइड बर्न्स को और डिफरेंट टाइप के मुस्टैचेस के स्टाइल्स को देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा उसको फनी भी लगता है। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. तभी एक औरत जो है ट्रेन के गेट से नीचे उतरती है और उसने मटन स्लीव्स और स्कर्ट्स की टॉप पहन रखी है और हाई बटन शूज़ यानी कि उसने जूते पहन रखे हैं जो कि एंकल से ऊपर तक हैं और उसमें बटन्स लगे हुए हैं। Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Eves locomotive with a funnel-shaped stack. तो यहाँ पे करियर एंड ईव्स का मतलब जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को कोई बहुत पुरानी सी चीज़ हो या बहुत एंटीक सी चीज़ हो तो हम बोलते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ इस तरीके के ओल्ड स्टाइल चीज़ों को अगर रेफ़र करना हो तो यूएस में लोग करियर एंड ईव्स बोलते हैं। तो चार्ली की नज़र वहाँ पे कुछ लोकोमोटिव्स जो कि कोयले से चलने वाले जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं जो काफ़ी पहले चला करते थे, अभी तो बिल्कुल वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, अभी हम नहीं देखते इस तरीके के लोकोमोटिव्स। तो उस तरीके के लोकोमोटिव्स पे उसकी नज़र पड़ती है और जिसकी जो चिमनी है बिल्कुल फनल शेप्ड है। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड. The world has not been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब चार्ली ये कहता है कि अब उसे पता चल गया था। हालांकि पहले जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ पे मौजूद सारी चीज़ों को देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत मजाकिया सी लगती हैं, क्यों जैसे कि लोगों ने जो ड्रेसेस पहन रखे हैं, जो मुस्टैच है, जो साइड बर्न्स हैं, वो सब देख के उसे बड़ा अजीब सा लगता है। तब उसे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए या ख़ुद को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है और उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के गट्ठर के ऊपर देखता है। और ये जो पेपर है वो द वर्ल्ड है, और ये द वर्ल्ड नाम का जो पेपर है वो बहुत पहले ही इसकी पब्लिशिंग बंद हो चुकी है, यानी कि बहुत पहले से ये पब्लिश नहीं हो रहा है। और द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसके ऊपर जो फ्रंट पेज पे जो मेन हेडिंग है, न्यूज़ हेडलाइन है, उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया है। अब चार्ली ये कहता है कि इसका जो फ्रंट पेज है उसने तो पब्लिक लाइब्रेरी में इसके प्रिंटेड पेजेस को देखे हैं जो कि जून 11, 1894 में पब्लिश हुआ था, प्रिंट हुआ था। यानी कि वो उसके बातों से ये पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करते हुए वो 1890s में पहुंच गया है और वहाँ पे जाके वो सारी की सारी चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि जो भी सीन यहाँ पे मेंशन किया गया है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 1890s में जो भी प्रोमिनेंट थी उससे रिजेंबल करती हैं। और वो जब श्योर होने के लिए न्यूज़पेपर को देखता है तो उसमें भी जो डेट मेंशन है वो
जून 11 1894 ही मेंशन है। तो वो अब श्योर हो जाता है कि ज़रूर वो अपने टाइम से काफ़ी पीछे पहुंच चुका है थर्ड लेवल स्टेशन पे। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go। अब यहाँ पे चार्ली की तो लॉटरी लग गई है। वो हमेशा से जो है कहीं जाना चाहता था अपनी पसंदीदा जगहों पे। तो अब उसको एक मौका मिल गया है कि वो अपनी वाइफ लूसिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि एक बार अब वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। वहाँ से वो टिकट्स खरीद के यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह पे जा सकता है अपनी वाइफ के साथ। तो वहाँ से वो 2 टिकट्स खरीदता है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है और वहाँ के लिए वो 2 टिकट्स खरीदता है। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। अब वो रीडर से पूछता है कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग इलिनॉइस गए हैं? दरअसल वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है और वहाँ के लिए वो 2 टिकट्स खरीदता है। तो वो रीडर से ही पूछ रहा है कि क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं? ये एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है जहाँ पे बिल्कुल ओल्ड टाइप की जो फ्रेम हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्रेम हाउसेस मतलब कि जिनका जो रूफ होता है बिल्कुल ट्रायंगुलर होता है और सामने से अगर हम देखें तो जो रूफ टॉप है बिल्कुल ए के जैसा दिखाई देता है, कैपिटल ए के जैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके के हाउसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उन घरों में बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं और उन लॉन्स में जो रोड्स यानी कि मेन रोड से उन घरों तक आने के लिए जो रोड है, जो स्ट्रीट है, उन स्ट्रीट के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और जिनकी टहनियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। एक जुड़ने के बाद जो है जैसा लगता है कि बिल्कुल एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग were twice as long and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। और अब वो 1894 की बात बता रहा है कि जो समर इवनिंग्स होती थी उस टाइम की, यानी कि 1894 में, वो आज के इवनिंग से काफ़ी लंबी होती थी, दोगुनी होती थी। और वहाँ पे लोग बहुत ही पीसफुली अपने लॉन्स में बैठ के सिगार स्मोक किया करते थे और बहुत शांति से बातचीत किया करते थे। और जो औरतें होती थी वो पाम लीफ से पंखे बुना करती थी, विद द फायरफ्लाइज आर ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और चारों तरफ फायरफ्लाइज जो है उड़ा करती थी। और ये जो पूरा वातावरण था या पूरा टाइम जो था उस समय का बहुत ही पीसफुल था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। और अब चार्ली बता रहा है कि जिस समय वो पहुंच गया था थर्ड लेवल में, उस समय से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल बाद हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर तकरीबन 40 साल बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1814 में हुआ था, 1914 में हुआ था, जो कि अगर हम देखें 1894 से तो 20 साल बाद जो है हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1894 से 40 साल बाद हुआ था। और अब चार्ली कहता है कि मैं जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस में और इसके लिए मैंने 2 टिकट खरीदे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coaches ticket one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. अब
जो टिकट क्लर्क है वो जो भी स्टीमेट था, यानी कि जो भी किराया था उसको कैलकुलेट करने लगा, और तभी उसने मेरे फैंसी जो हेड बैंड था उसकी तरफ देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको अजीब सा लगा होगा, क्योंकि उस टाइम इस तरीके के हैट नहीं पहने जाते थे। उस टाइम काफ़ी बड़े बड़े डर्बी हैट्स पहने जाते थे, जिसको देख के उसे काफ़ी अजीब लगा कि मैंने ये किस तरीके का हैट पहन रखा है। लेकिन फिर भी उसने टिकट्स के फेयर को काउंट करना जारी रखा। मेरे पास काफ़ी पैसे थे, कम से कम 2 कोचेज़ के लिए, एक तरफ का 2 कोचेज़ का किराया तो मेरे पास था ही। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी आई लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। और जब मैं पैसे निकाल के काउंट कर रहा था तो क्लर्क ने मेरी तरफ देखा। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने बिल की तरफ देखते हुए सिर हिलाया और कहा कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो मैं बता दूं, तुम यहाँ से बहुत आगे नहीं जा पाओगे, तुम भाग के कहीं नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और अपने बगल में रखे हुए कैश ड्रॉअर में देखा, कहीं कुछ कैश तो उसके गायब नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। तो बिल्कुल जो पैसे उसके कैश बॉक्स में थे वो आज के रुपए से, आज के करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट थे। आज की करेंसी के साइज़ से तकरीबन वो 1.5 गुना ज़्यादा साइज़ था एक करेंसी नोट का। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। मैं वहाँ से मुड़ा और तुरंत भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता था भले ही वो 1894 हो चाहे 1950 हो, जेल तो जेल ही होता है, जेल कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये बात चार्ली को पता थी, इस वजह से वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatric friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब यहाँ पे जो चार्ली है वो कहता है कि हाँ जो भी था वो था। उसके बाद मैं वहाँ से जब निकला तो मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते से 3rd लेवल पे गया था ठीक उसी रास्ते से बाहर निकल आया। और अगले दिन यहाँ तक कि मुझे याद है लंच आवर में मैंने $300 अपने बैंक से निकाले, यानी कि उसके और उसकी वाइफ ल्यूशिया के पास बैंक में सिर्फ $300 ही थे, और पूरा का पूरा उन्होंने निकाल लिया और उससे ओल्ड स्टाइल के करेंसी खरीदे। और ये बात सुन के अब चार्ली कहता है कि उसके साइकेट्रिक को बहुत ज़्यादा हैरत में डाल दिया, मतलब कि उसका जो साइकेट्रिक था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसको लगा कि कहीं सही में तो जो ये चार्ली है वो पगला तो नहीं गया है, कहीं उसका दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है, बार बार वो 3rd लेवल के बारे में हेल्यूसिनेट कर रहा है और उसी की बातें कर रहा है। तो यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। जैसा कि अगर आप कुछ नोट को लेके, जैसे सपोज़ करिए कि आपने 100 रुपीज़ लेके किसी क्वाइन डीलर के पास आप गए और आपका जो नोट है वो काफ़ी पुराना है, फटा है, अगर आप उसको वापस करते हैं उसके बदले में कुछ नए नोट्स लेते हैं तो वो आपसे प्रीमियम लेता है। तो सपोज़ 10 रुपये उसने लिए और 90 रुपीज़ आपको वापस कर दिए। तो कुछ इसी तरीके का सीन चार्ली के साथ भी होता है। चार्ली को ओल्ड स्टाइल के नोट्स खरीदने हैं और इसके लिए उसे प्रीमियम पे करना होगा। तो जब वो प्रीमियम पे करने के बाद नोट्स को ख़रीदता है तो उसको तकरीबन $200 ओल्ड स्टाइल के मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि 1894 में जो एग्स हैं वो 13 सेंट्स में ही मिल जाते हैं, यानी कि पैसे की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है 1894 में। But I have never again found the corridor that lead to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब चार्ली ने टिकट खरीद लिया है, पैसे को भी एक्सचेंज कर लिया है, डॉलर्स के बदले ओल्ड स्टाइल बिल्स उसने ले लिए हैं, उसके लिए प्रीमियम भी पे कर दिया है। लेकिन फिर जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3rd लेवल पे जाने की कोशिश करता है तो उसे वो कॉरिडोर मिलता ही नहीं है जिस कॉरिडोर से होके वो 3rd लेवल पे गया था। हालांकि वो बहुत प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है। लूसिया वॉज प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस,
and did not want me to look for the third label anymore. And after a while I stopped. लूशिया को जब मैंने ये सारी बातें बताई तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मुझे कहा कि अब थर्ड लेवल के बारे में सोचना बंद कर दो, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो। और कुछ दिन और थर्ड लेवल को ढूंढने के बाद मैंने भी इसका ख्याल बिल्कुल त्याग दिया, मैंने भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वापस से मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी था उस पर ध्यान देने लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proved that the third level is still there। अब यहाँ पे इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। अब आपको पता चलने वाला है कि इतने देर से जो हम पढ़ रहे थे या चार्ली जो बातें हमें बता रहा था वो वाकई सही थी। चार्ली थर्ड लेवल पे गया था और इसके लिए वो ये भी कहता है कि अब हमारे पास प्रूफ है, और इसी वजह से हर वीकेंड्स पे जाके मैं और लुइशा हम दोनों थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। माई फ्रेंड सैम Vanner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in 1894। अब जो भी प्रूफ उनके पास है उस प्रूफ को डिस्क्लोज करते हुए या उस प्रूफ को डिस्क्राइब करते हुए चार्ली जो है बताता है कि उसका फ्रेंड सैम वैनर वो तकरीबन कुछ दिनों से गायब है और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। और मैं इस बात को लेकर सस्पेक्टेड हूँ कि सैम जो है अक्सर मुझसे गेल्सबर्ग के बारे में बातचीत करता था। सैम से अक्सर मैं गेल्सबर्ग के बारे में बातचीत किया करता था और उसे बताया करता था कि गेल्सबर्ग में मैं स्कूल जाता था और गेल्सबर्ग के बारे में, और वहाँ पे जो भी साउंड या पीसफुल एनवायरनमेंट था या जो टाइम था वो पीसफुल टाइम था, उसको सैम जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मुझे लगता है कि वो वहीं पे है। मैं इस बात को लेके बिल्कुल श्योर हूँ। इन 1894 यानी कि 1894 में वो पहुँच गया है टाइम ट्रेवल करते हुए। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। अब जो चार्ली है और ज़्यादा डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास क्या ऐसा प्रूफ है जिससे कि वो बिल्कुल 100% कह सकता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया हुआ है, वो भी 1894 में गया है टाइम ट्रेवल करते हुए। तो वो बता रहा है कि एक रात जब वो अपने स्टैम्प्स जो भी उसने कलेक्ट कर रखे हैं उसको इधर उधर करके जब देख रहा होता है तभी वो आपसे सवाल पूछता है, यानी कि रीडर से सवाल पूछता है कि क्या आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में मालूम है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो ऐसा पूछते हुए वो खुद बता रहा है कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। तो जिसको भी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है वो क्या करते हैं कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो उस स्टैम्प को पोस्ट ऑफिस से ख़रीद लेते हैं और एक एनवेलप पे उसे चिपका के खुद के पास ही उसे अब खुद का एड्रेस लिख के भेज देते हैं और उस एनवेलप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लैंक कलर का पेज डाल देते हैं। अब जब पोस्ट ऑफिस से वो एनवेलप रिसीवर्स के एड्रेस पे पहुंचता है तो स्टैम्प के ऊपर पोस्ट ऑफिस में डेट वगैरह मेंशन की जाती है। तो इस डेट से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्टैम्प को किस डेट पे इशू किया गया है या किस डेट को परचेज़ किया गया है। तो इस तरीके से जो स्टैम्प कलेक्शंस में बहुत ज़्यादा वो उनकी हॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इस तरीके से स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं और एज अ प्रूफ वो डेट को दिखाने के लिए, डेट को शो ऑफ करने के लिए वो खुद पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते हैं, खुद के पास मेल को भेजते हैं नए स्टैम्प को लगाते हुए। तो अब इस तरीके से चार्ली ने फर्स्ट डे कवर को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम स्टैम्प्स के डेट को एज अ प्रूफ यूज़ करते हैं। The envelope is called a first day cover. They are never opened and you just put blank paper in the envelope। और इस तरीके के envelopes को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है और उसे कभी भी खोला नहीं जाता क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंक पेपर ही होता है। That night among my oldest first day cover, I found one that should not have been there। और उस रात जो भी मेरे पास फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शंस थे उसमें से मैंने एक ऐसे एनवेलप को
ढूंढा जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो यहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को, जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे या गेल्सबर्ग के एड्रेस पे, उसको मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, और एनवेलप पे यही एड्रेस मेंशन था, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे वहीं का एड्रेस उस पर मेंशन था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जो एनवेलप है वो जुलाई 1894 से ही यहाँ पे पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो पोस्ट मार्क था स्टैम्प के ऊपर जो डेट मेंशन था उसके अकॉर्डिंग जुलाई 1894 ही मेंशन था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और वो स्टैम्प जो है 6 सेंट्स का था, कुछ भूरे रंग का था जिसपे कि प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर बना हुआ था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. और जाहिर सी बात है कि ये एनवेलप जब मेरे ग्रैंड को भेजा गया होगा तो उनके कलेक्शन में वो चला गया होगा, और उसी समय से वो वहीं पे था, और तब तक था जब तक कि मैंने उसे खोला नहीं और खोल के पढ़ा नहीं। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर से ब्लैंक पेपर के बजाय एक लिखा हुआ लेटर निकला जिसपे कि एड्रेस मेंशन था 141 वेलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। और ये लेटर जो है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, कि ये लेटर मुझको मेंशन करते हुए लिखा गया था, यानी कि इस लेटर पे चार्ली लिखा हुआ था, चार्ली को मेंशन किया गया था। और क्या लिखा गया था? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। मैं हमेशा से ये चाहता था कि तुम सही हो, और तब मुझे पता चला कि नहीं, तुम वाकई में सही थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, और चार्ली ये तो बिल्कुल सही है, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। और यहाँ पे मेरी गली से थोड़ा नीचे की तरफ डेलीज में कुछ लोग जो है अपने पोर्च में बैठ के पियानो बजा रहे हैं, और पियानो बजाने के साथ ही वो गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और उन लोगों ने मुझे लेमोनेड पे भी इनवाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम सब भी यहीं पे आ जाओ, क्योंकि उस बोरिंग टाइम में, यानी कि 1950s के बोरिंग टाइम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आओ, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत पीसफुल टाइम है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और मैं तुम लोग का इंतज़ार करता रहूँगा जब तक कि तुम लोग थर्ड लेवल न प्राप्त कर लो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और बिल्कुल ये वर्थफुल है यहाँ पे आना, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये लेटर रखा गया था एनवेलप के अंदर, उस पे सैम का सिग्नेचर था, और सैम 2 हफ्ते पहले गायब हो गया था, जिसको कि चार्ली ने अभी मेंशन किया है कि उसका फ्रेंड सैम 2 हफ्ते से गायब था, और वो इस बात को लेके श्योर था कि सैम जरूर थर्ड लेवल से होते हुए गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया है, क्योंकि गेल्सबर्ग के बारे में अक्सर वो सैम से बातचीत किया करता था। वो उसे बताता था कि गेल्सबर्ग में वो स्कूल जाया करता था और वहाँ पे कितना पीसफुल एनवायरनमेंट था। अभी तो ये दूसरा सरप्राइज है जो आपको पता चला है। पहला सरप्राइज ये था कि उसके पास लेटर आया, किसके पास? चार्ली के पास। और दूसरा सरप्राइज ये कि वो जो लेटर था, इन्वेलप था, उस इन्वेलप के अंदर जो लेटर था उसको, उसमें चार्ली को मेंशन किया गया था। और जो तीसरा सरप्राइज या तीसरा प्रूफ जो है वो ये था कि वो लेटर सैम ने चार्ली को लिखा था, जो कि 2 हफ्ते पहले ही गायब हो गया था। और अकॉर्डिंग टू चार्ली उसे गेल्सबर्ग इलिनॉइस में होना चाहिए था, क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में अक्सर चार्ली सैम से बातचीत किया करता था। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गॉट टू आई फाउंड आउट दैट
सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और इस बात के बारे में और ज़्यादा तफ्सीस करने के लिए मैं कॉइन स्टोर में गया और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी को परचेज किया था। दैट ऑट टू सेट हिम up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. और इतने पैसे से तो वो उसने हे फीड और ग्रेन्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा, जो कि अक्सर मुझे बताया करता था कि वो ये बिजनेस करना चाहता है। और निश्चित ही 1950s में जो यहाँ पे वो बिज़नेस करता था 1894 में, तो वो बिज़नेस वहाँ पे कर नहीं सकता था। इसी वजह से मैं इस बात को लेके श्योर हूँ कि ज़रूर उसने हे फीड और ग्रेन का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया होगा। नॉट इन केल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस व्हाई सैम वाज माई साइकेट्रिक। तो अब जो चार्ली है, जो कि नैरेटर है, वो ये कह रहा है कि निश्चित ही जो प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पे बिजनेस करता था वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो सैम था, मेरा साइकेट्रिक। और बीइंग अ साइकेट्रिक वो 1894 में ये बिजनेस तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो ये लास्ट सरप्राइज़ है और लास्ट प्रूव है जो कि ये बताता है कि चार्ली जो है हेल्यूसिनेट नहीं कर रहा था, वो वाकई टाइम ट्रेवल करते हुए 1894 में पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल से होते हुए।